Okay. So today we will do some adjustments which we have to make in fund flow statement. उसमें पहली एडजस्टमेंट आती है हमारी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. आपको मैंने कल जब करवाया था शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो हमारे पास आती है वर्किंग कैपिटल. और हमारे पास एक टर्म है विच इज नोन एज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हम कई बार एज करंट लायबिलिटी ट्रीट करते हैं और कई बार एज नॉन करंट लायबिलिटी ट्रीट करते हैं. ये हमें 99.9% क्वेश्चन में गिवन होता है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको कैसे लेना है, एज करंट लायबिलिटी या एज नॉन करंट लायबिलिटी. अगर तो लिखा है तो आप उसके अकॉर्डिंगली लेंगे, अगर नहीं लिखा तो आई विल एडवाइज कि एज नॉन करंट ही लें, करंट ना लें. अगर आप करंट लेके करते हैं या नॉन करंट लेके करते हैं, आपको मेंशन करके आना पड़ेगा कि हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को क्या लिया है, इन केस द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर अबाउट कि आपको कैसे लेना है. तो अगर तो हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं इफ ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सिंपल सी बात है, इट विल बी शोन इन द शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल. तो जब आप शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाते हो, मान लो उसमें 2010, 2011 और यहाँ पर आप लिखते हो इंक्रीज और फिर लिखते हो आप डिक्रीज, ऐसे ही बनाते हैं ना. यहाँ होंगे आपके पर्टिकुलर्स. तो अगर मान लो करंट असेट्स ऊपर हैं, करंट लायबिलिटीज के अंदर मैंने आपको बोला कि आपने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिखना है क्योंकि हम इसको एज करंट लायबिलिटी ले रहे हैं. तो सपोज आपको 2010 में दिया हुआ है 60,000 और 2011 में दिया हुआ है 80,000. तो कितनी इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी में? 20,000 की. करंट लायबिलिटी के बढ़ने से वर्किंग कैपिटल बढ़ती है या कम होती है? कम होती है. तो 20,000 वी विल शो इन द कॉलम ऑफ डिक्रीज. तो सिंपल, अगर हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को करंट लायबिलिटी ट्रीट किया तो हम उसको कहाँ दिखाएंगे? शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में दिखाएंगे. और बिल्कुल सिंपल, जैसे बाकी करंट लायबिलिटीज दिखाते हैं वैसे ही प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिखाकर ईयर वाइज चेंज जो है वो उसका इंक्रीज और डिक्रीज में शो कर देंगे. अब आता है कि इफ ट्रीटेड एज नॉन करंट लायबिलिटी, अगर हम इसको नॉन करंट मानकर चलते हैं तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट एंड वी विल प्रिपेयर दिस अकाउंट. किस तरीके से इसको बनाते हैं, ये इसका फॉर्मेट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट का. हमने लिखा पर्टिकुलर्स अमाउंट. आपके पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होती है. बैलेंस शीट में आपको दिया होगा, मान लीजिए 2010 और 2011 और आइटम दे रखी है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. लेट अस टेक फॉर एग्जांपल अगेन वही कि हमें दिया हुआ है 60,000 एंड 80,000. तो 2010 का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और 2011 का. आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि हम जो टैक्स पे करते हैं, जिस साल टैक्स पे करते हैं वो हम पिछले साल की इनकम पर पे करते हैं. इस साल जो हमने कमाया उसका टैक्स हम अगले साल भरते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट ईयर में जो हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर वो अगले ईयर के लिए होगा और पिछले साल का हम इस बार पे करेंगे. तो ये बात बहुत अच्छे से समझनी है आपको कि हम जो पे कर रहे हैं दैट बिलोंग्स टू द लास्ट ईयर और जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका हम प्रोविजन बना रहे हैं, दैट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर. तो अब मैंने कहा आपको कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है 60,000 एंड 80,000. ये अकाउंट का फॉर्मेट है. इसमें सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस. तो ओपनिंग बैलेंस हुआ मेरे पास 60,000, मैंने यहाँ लिख दिया.
इसके बाद मुझे यहाँ दिया हुआ है टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस विच इज गिवन टू मी 80,000. नाउ सपोज नो एडजस्टमेंट इज गिवन, कुछ भी गिवन नहीं है, तो मुझे क्या करना है, मैंने ये जो अकाउंट बना दिया, इस अकाउंट को मैं कैसे इक्वल करूंगी। ये जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है, मैंने आपसे कहा कि जो पिछले साल का होता है ओपनिंग बैलेंस, वो हम इस बार पे करते हैं। तो इस बार मैं पे जो कर रही हूँ वो मैं करूंगी 60,000. तो मैंने लिख दिया टू कैश टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। और जो मेरा इस साल का प्रोविजन है, जो इस साल का मेरा टैक्स दिया हुआ है, वो मैंने इस साल का प्रोविजन बनाना है। तो मैंने यहाँ लिखा 80,000 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के अकाउंट में मैंने 4 चीजें लिखी हैं, बहुत सिंपल। पहले ओपनिंग बैलेंस और इधर लिखा क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद अगर क्वेश्चन में आपको टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है तो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपको प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। और अगर आपको इनमें से दोनों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ तो जो ये ओपनिंग बैलेंस है ये हमारा हो जाता है टैक्स पेड, और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है ये हमारा हो जाता है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रीटमेंट क्या होगा, जो मैंने 2 चीजें निकाली, एक निकाला टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये मेरा कहलाएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, और जो होगा टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर वो मेरा ऐड हो जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। सो बैक स्लाइड जा रही हूं मैं और एक एग्जांपल और लेते हैं कि हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 60,000, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 80,000, ठीक है। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है 40,000, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, 60,000 मैंने यहां लिख दिया, 80,000 मैंने यहां लिख दिया जो मेरा ओपनिंग बैलेंस था। तो अब मुझे यहां लिखना है अमाउंट, तो ये टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया हुआ है 40,000। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू कैश पेड मैंने कितना पे कर दिया, 40,000 पे कर दिया। अब मेरे पास इसका टोटल आ गया 1,20,000, और 1,20,000 में से मैंने 60,000 माइनस कर दिया, तो मेरा कितना आ गया यहाँ पर 60,000 टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। अब मेरा ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, जो ये 40,000 टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर मेरा निकला, ये चला जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में, कौन सी साइड में, एप्लीकेशन में। और जो ये वाला 60,000 है ये कहाँ जाएगा, ये 60,000 जब मैं फंड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालूंगी वहां पर ऐड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस। ट्रीटमेंट के लास्ट वाली दोबारा बताना। आपको मैंने बताया, यस, ट्रीटमेंट मैंने बताया कि 2 चीजें निकल के आती हैं मेरे पास, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। मैंने आपसे ये भी कहा कि अगर मुझे कोई एडजस्टमेंट दे ही नहीं रखी, इधर दे रखा है 60,000 और इधर दे रखा है 80,000, ये मेरा लास्ट ईयर का बैलेंस है और ये मेरा करंट ईयर का बैलेंस है। तो जो लास्ट ईयर का होता है वो मैंने कहा आपको कि हम पे करते हैं तो वो पेमेंट में आ जाएगा, जो करंट ईयर का होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं तो वो यहाँ आ जाएगा। तो जो प्रोविजन होता है वो मेरा ऐड होता है व्हाइल कैलकुलेटिंग फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो जब मैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालूंगी तो जो मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी, जो मेरे प्रॉफिट्स होंगे, नेट प्रॉफिट्स, उसमें ऐड जैसे हम करते हैं डेप्रिसिएशन, वैसे ही हम ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। और टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर ये मेरा क्या है, ये एप्लीकेशन ऑफ फंड है। जब मैं फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाऊंगी तो मेरे पास एक तरफ होते हैं सोर्सेस और एक तरफ होती हैं एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में आई विल राइट टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। समझ में आया? यस मैम।
मतलब अगर आपको दिया हुआ है कि एज करंट लायबिलिटी ट्रीट करना है तो करंट लायबिलिटी ट्रीट करने के लिए आपने क्या करना है, उसको स्केड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में दिखाना है। अगर उन्होंने कहा कि करंट लायबिलिटी ट्रीट नहीं करना तो आपने नॉन करंट ट्रीट करना है। तो नॉन करंट के केस में दो तरह के केस हो सकते हैं, एक तो आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, और एक क्या है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस प्लस आपको एक एडजस्टमेंट गिवन है, और वो एडजस्टमेंट क्या है, या तो टैक्स पेड गिवन है या टैक्स प्रोवाइडेड गिवन है। टैक्स पेड गिवन होगा तो प्रोवाइडेड निकल जाएगा, प्रोवाइडेड गिवन होगा तो पेड निकल जाएगा। गॉट इट? यस मैम। ओके, नेक्स्ट आपकी जो एडजस्टमेंट है वो है रिगार्डिंग फिक्स्ड असेट। तो प्रिपरेशन ऑफ फिक्स्ड असेट अकाउंट, जो भी एडजस्टमेंट हमें करनी होती है यूजुअली हमें उसका अकाउंट बना के देखना पड़ता है कि परचेज निकल के आ रही है, सेल निकल के आ रही है, डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। तो हमारे पास देखो क्या केस होता है, इफ अलोंग विद द बैलेंस ऑफ फिक्स्ड असेट provision for depreciation or accumulated depreciation is also given in the balance sheet। यानी कि क्वेश्चन क्या है कि आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड असेट्स तो दे ही रखी है असेट साइड में, लायबिलिटी साइड में आपको accumulated depreciation भी दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ फिक्स्ड असेट्स अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे, फिक्स्ड असेट का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो अब ये फिक्स्ड असेट का अकाउंट कैसे बनेगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले आप देखिए, यू विल मेक फिक्स्ड असेट अकाउंट। फिक्स्ड असेट अकाउंट में अगेन आपके पास बैलेंस गिवन होगा। मान लीजिए आपको असेट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, आपने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सपोज इट इज गिवन 1 लाख। क्लोजिंग बैलेंस गिवन है आपको बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख। ठीक है, अब इसके अंदर एक्चुअली हमें एडजस्टमेंट दे रखी होती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ होता है। तो लेट मी टेक वन एग्जांपल। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पर साइड पे बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मान लीजिए आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 40,000, तो क्योंकि लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा, बाय बैलेंस 40,000 और इस तरफ आप लिखोगे टू बैलेंस, लेट अस टेक इट 60,000। तो हमने सिर्फ क्या किया है, अभी हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा है और क्लोजिंग बैलेंस लिखा है। इसी तरह से हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस लिखा है और क्लोजिंग बैलेंस लिखा है। इसके अलावा नॉर्मली आपको क्या दिया होता है, आपको एक एडजस्टमेंट दी होती है। मैं एक एडजस्टमेंट बना के लिख रही हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि आपको दिया ड्यूरिंग द ईयर a part of machine costing rupees 30,000, accumulated depreciation rupees 10,000 was sold for rupees 25,000। आपको ये एडजस्टमेंट गिवन है। अब आपने क्या करना है, ए पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 30,000, मशीन की कॉस्ट कितनी थी 30,000, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा था 10,000, हमने उसको बेच कितने में दिया 25,000 में। तो हम यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश मशीनरी सोल्ड, हमने कितने की बेच दी 25,000, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा है 10,000। जब आप
असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, आप एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, तो वही किया मैंने, डेप्रिसिएशन टू असेट, तो असेट में आ गया बाय डेप्रिसिएशन। 30,000 की मेरी मशीनरी थी, 30,000 में से 10,000 मेरा डेप्रिसिएशन का निकल गया, वैल्यू बची 20,000, 20 वाला मैंने 25 में बेच दिया, मेरे को फायदा कितना हो गया, 5,000 का फायदा हो गया। 5,000 आई विल राइट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई विल राइट हियर 5,000, ठीक है, ये मैंने 5,000 यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद मेरे पास जो बैलेंस बचा मशीनरी का 1 लाख यहाँ पे था, प्रॉफिट कितना आया मेरे पास 5,000 का, ये मैंने मशीनरी बेच दी थी डेप्रिसिएशन लगा के, और फिर भी उसके बाद मेरे पास बैलेंस कितना है, 2 लाख का बैलेंस है। तो ये कहाँ से आया, बाकी बैलेंस क्या है, इसका मतलब मैंने साल में कोई मशीनरी परचेज की होगी, तो जो बैलेंसिंग फिगर मेरी आएगी वो आएगी मशीनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। कितनी आई मेरे पास, ये मेरा बैलेंस है 2,30,000, क्योंकि 1 लाख ओपनिंग बैलेंस था, 25,000 की मैंने बेच भी दी है, 2 लाख मेरे पास फिर भी बैलेंस पड़ा है, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, 2,30,000 टोटल था, 2,30 में से 5 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 2,25, 2,25 में से 1 माइनस कर दीजिए, 1,25,000, 1,25,000 की मेरी क्या आ गई, परचेज आ गई। अब मुझे ये वाला अकाउंट पूरा करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, और ये जो एक एंट्री की थी मैंने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, ये 10,000 मेरा ये वाला यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इस अकाउंट को भी पूरा कर दीजिए, ये है 60 और ये 10, ये कितना हो गया मेरा 70,000, 70 में से मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था 40,000, तो मैंने इस साल कितना, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000, तो ये मेरा आया डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। अब इस सारे की एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट क्या है, इस सारे के एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट बड़े ध्यान से देखेंगे। ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट में दिया होता है, एक जगह फिक्स्ड असेट अकाउंट में आ गया और कहीं नहीं जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख, ये भी हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ था, ये भी कहीं नहीं जाएगा, एक जगह पर आ गया। एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है हमारी, बाय कैश मशीनरी सोल्ड, 25,000 की मैंने मशीनरी बेची, सोर्स है या एप्लीकेशन है, सोर्स है, तो ये जो मेरा बाय कैश मशीनरी सोल्ड है, ये मेरा चला जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्सेस में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 2 जगह ऑलरेडी जा चुका, एक बार यहाँ आ गया और एक बार ये क्रॉस एंट्रीज की यहाँ हो गई, ये तीनों चीजें पूरी हो गई। अब इधर आ जाओ, जहां स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट लिखा जाता है वो जाता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन में, तो मैंने यहाँ लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स 5,000। तो कल मैंने आपको करवाया था फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते टाइम अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो तो उसको हम लेस कर देते हैं और लॉस हो तो उसे ऐड कर देते हैं, याद है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5,000 हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस हो जाएगा। देन टू कैश मशीनरी परचेज्ड 1,25,000, मशीनरी परचेज्ड सोर्स है या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है, तो ये मेरी चली जाएगी एप्लीकेशंस में फंड फ्लो स्टेटमेंट में। अब फंड फिक्स्ड एसेट्स की तो कोई आइटम नहीं बची जिसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। अब वापस आते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ये 10,000 हो गया, इधर भी आ गया और उधर भी आ गया। ओपनिंग बैलेंस एक जगह जाएगा, बैलेंस शीट से आया है, क्लोजिंग बैलेंस एक जगह पे जाएगा, बैलेंस शीट से आया, तो बचा क्या 30,000। और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखा है तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा और फंड फ्रॉम ऑपरेशन में
डेप्रिसिएशन बीइंग नॉन कैश आइटम ऐड हो जाती है, तो ये ऐड हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? यस मैम। अच्छे से आया या दोबारा बताऊं? आपको मैंने बताया था कि जब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट्स दोनों चीजें दे रखी हों और उसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट दे रखी हो, तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक फिक्स्ड एसेट्स का और एक डेप्रिसिएशन का। तो आपने सबसे पहले फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाना है और फिर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद जो एसेट आपने बेची उसका ट्रीटमेंट करना है, सेल आएगी उसकी, उसका डिप्रिसिएशन आएगा और उसका प्रॉफिट या लॉस आएगा। प्रॉफिट होगा तो इधर आ जाएगा, लॉस होगा तो इधर आ जाएगा। और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी आपकी परचेज। और डिप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के बाद ये एसेट सोल्ड का डिप्रिसिएशन इधर आ गया और बाकी जो बचा हुआ डिप्रिसिएशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। समझ में आया जी? यस मैम।